नमस्कार साथियों, लाइव स्टडी इलाहाबाद यूट्यूब चैनल पे मैं उत्पल त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों विलंब के लिए बेहद क्षमा चाहता हूं। पहले ही क्लास को जो है वो 9:30 बजे से शेड्यूल किया गया था, फिर भी जो है वो 10 मिनट का विलंब हो गया है। तो विलंब के लिए क्षमा चाहता हूँ। क्लास को जो है वो सीधे हम लोग शुरू करेंगे। आप सभी को पता है कि नियमित रूप से हम लोग रात के 9:15 बजे से टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों का अभ्यास करते हैं नागरिक शास्त्र के। चलें तो हम लोग जो है सीधे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक बार बस रिस्पॉन्ड कर दीजिए कि आप सभी को ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर मिल रही है। चलें एक बार रिस्पॉन्ड करेंगे। ऑडियो वीडियो आप सभी के लिए सब कुछ क्लियर है। सीधे प्रश्न पे चलते हैं, बाकी बातों को जो है वो बाद में करेंगे। चलें आज के सेशन का पहला प्रश्न जो है वो आप सभी को दिया है कि निम्नलिखित क्रियाविधियों में से कौन सी ऐसी धन विधेयक को अंगीकार करा लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका है किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया हो। चलें भैया, आपको बताना है इन चारों में से किसी एक विकल्प को आपको चुनना है। पहला दिया है वह राष्ट्रपति को जाएगा, दूसरा दिया है लोकसभा की बैठक में भाग लेने वाले तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित करना होगा, तीसरा दिया है दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा, और चौथा दिया है यह पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इसे दोबारा संशोधन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करते हुए पास कर दे। चले भाई तेजी से रिस्पॉन्ड करिए आप सभी लोग। समझा जाएगा यदि लोकसभा इसे दोबारा। चले ऑल क्लियर है और आप सभी का उत्तर आना भी जो है वो शुरू हो गया है। दीपा द्विवेदी जी का, सुरेंद्र जी का, आरुष जी का गुड इवनिंग। सभी लोगों को गुड इवनिंग। दोस्तों आज थोड़ा सा लेट हो गया हूं, क्षमा करिएगा इसके लिए। चले तो इसमें आप सभी लोग डी विकल्प का चुनाव कर रहे हैं। देखिए प्रश्न में आपसे जो है पूछा गया है किसके संदर्भ में, धन विधेयक के संदर्भ में। तो आप सभी को पता है कि धन विधेयक के संदर्भ में लोकसभा को जो है वो विशेषाधिकार प्राप्त है। मात्र राज्यसभा 14 दिन तक लटका सकती है, रोक सकती है। इससे अधिक जो है वो राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है। राज्यसभा संशोधन भी यदि करके भेजती है तो लोकसभा यदि उसे दोबारा पारित कर दे, चाहे लोकसभा संशोधन को स्वीकार करे अथवा अस्वीकार करते हुए दोबारा पारित करती है तो धन विधेयक को पारित समझा जाता है। आपका डी विकल्प बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला दिया है कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर्वलित हैं और अनुच्छेद 110 में निर्दिष्ट कोई विषय इसमें सम्मिलित नहीं है उसे केवल लोकसभा में प्रारंभ किया जा सकता है, संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है, केवल राज्यसभा में प्रारंभ किया जा सकता है, केवल संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में प्रारंभ किया जा सकता है। तेजी से उत्तर करेंगे। वीडियो को थोड़ा सा लाइक और शेयर करिए आप सभी लोग। आज आप सभी के लिए एक चीज ध्यान रखिए, अब आपके जो लोग खास करके जो लोग एलटी ग्रेड की परीक्षा देने जा रहे हैं, भैया एलटी ग्रेड की परीक्षा के लिए मात्र 30 दिन का समय आप सभी के पास अब बचा है। 30 दिन का समय बचा है, अपना पूरा जोर लगा दीजिए आप सभी लोग। यदि आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सभी को पूरा जोर लगाना पड़ेगा। 30 दिन से 17 जो है वो 17 जनवरी को आपका पेपर है और आज 16 दिसंबर आप लोग जो है वो खत्म करने वाले हैं। 16 दिसंबर आज कंप्लीट हो गया। तो चले प्रश्न को आप सभी को ध्यान से पढ़ना था। इसमें दिया है कि अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट कोई विषय इसमें सम्मिलित ना हो, यानी धन जो है वो विधेयक का कोई विषय इसमें सम्मिलित ना हो। जब धन विषयक का कोई विषय इसमें सम्मिलित नहीं है तो आपको जो है वो किसी भी सदन में इसको प्रारंभ किया जा सकता है। क्या समस्या है? प्रश्न को तो समझिए। व्यय की तो बात की गई है, लेकिन सभी जो है वो वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। ये आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, तो आपका उत्तर इसमें बी विकल्प के लिए सही होगा। आप लोग बी विकल्प के साथ जाइए। अगले प्रश्न पे आते हैं।
अगला प्रश्न दिया है, भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें दिया है गैर सरकारी विधेयक, ऐसे विधेयक जो संसद के ऐसे सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो निर्वाचित नहीं है किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट है। और दूसरा दिया है, हाल ही में भारत की संसद के इतिहास में पहली बार एक गैर सरकारी विधेयक पारित किया गया। बताइए कौन कौन सा इसमें सही होगा। बताया जा रहा है कि गैर सरकारी विधेयक ऐसा विधेयक है जो संसद में ऐसे सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है जो निर्वाचित नहीं है किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है उसका नाम निर्दिष्ट किया गया है प्रस्तुत करने के लिए। और दूसरा दिया है, हाल ही में भारत की संसद के इतिहास में पहली बार एक गैर सरकारी विधेयक जो है वो पारित किया गया। चलें तेजी से उत्तर करिएगा। चलिए विराट जी गुड इवनिंग, उत्तर करेंगे तेजी से आप सभी लोग। चले आप सभी का उत्तर इस प्रश्न के लिए नहीं आ रहा है, क्या बात है, इतना कठिन प्रश्न है। गैर सरकारी विधेयक कहते किसे हैं भैया? देखिए विधेयक दो प्रकार के होते हैं। यदि हम बात करें किसकी, विधेयक की, विधेयक दो प्रकार के होते हैं। एक विधेयक होता है जिसे सरकारी विधेयक कहा जाता है और दूसरा होता है गैर सरकारी विधेयक। गैर सरकारी, अब सरकारी विधेयक क्या होता है और गैर सरकारी विधेयक क्या होता है आप सभी को जानना चाहिए। सरकारी विधेयक वे विधेयक कहलाते हैं जो सदन में किसी मंत्री के द्वारा जो है वो प्रस्तुत किया जाता हो। ऐसे विधेयकों को जो विधेयक कोई मंत्री लेके आता है उसको सरकारी विधेयक कहा जाता है, ठीक है। और ध्यान रखिए, कोई ऐसा विधेयक जो मंत्री के अलावा कोई और संसद का सदस्य, कोई दूसरा सांसद, ऐसा व्यक्ति जो मंत्री नहीं है, मंत्री नहीं है ऐसा सांसद, यदि किसी विधेयक को सदन में रखता है तो ऐसी स्थिति में इसको गैर सरकारी विधेयक कहा जाता है। भारत के इतिहास में आज तक जो गैर सरकारी विधेयक हैं, कुल 14 जो है वो गैर सरकारी विधेयक अभी तक जो है वो पारित किए गए हैं। अब प्रश्न में आपके दिया है कि गैर सरकारी विधेयक ऐसा विधेयक है जो संसद के ऐसे सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो निर्वाचित नहीं है किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है वो नाम निर्दिष्ट है। बिल्कुल गलत दिया है भैया। गैर सरकारी विधेयक जो है वो गैर मंत्री सदस्य जो है वो प्रस्तुत कर सकता है। और दूसरा दिया है, हाल में भारत के इतिहास में पहली बार जो है वो गैर सरकारी विधेयक पारित किया गया। तो मैं आपसे कह चुका हूं कि 1947 के बाद, 1947 के बाद अभी तक 14 गैर सरकारी विधेयक पारित हो चुके हैं और इसमें कहा गया है कि हाल ही में पहली बार, तो यह भी जो है वो गलत है, दोनों गलत हैं। डी विकल्प आपका सही होगा जी। अभी जो विधेयक चर्चा में है उनकी बात नहीं करेंगे, पारित होने की बात करेंगे। चलिए, आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व, आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पश्चात, वित्त विधेयक के प्रस्तुतिकरण के पश्चात, और उसका बजट के प्रस्तुतिकरण से कोई जो है वो संबंध नहीं है। चलें तेजी से उत्तर करिएगा। आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में कब प्रस्तुत किया जाता है? चले ए विकल्प के लिए आप सभी का उत्तर आ रहा है। ध्यान रखिए, संसद में जब बजट की प्रक्रिया चलती है तो पहले आर्थिक जो है वो आपका सर्वेक्षण रखा जाता है, आर्थिक सर्वेक्षण। इस आर्थिक सर्वेक्षण के माध्यम से जो वर्तमान वित्तीय वर्ष में या तत्कालीन वित्तीय वर्ष में जो व्यय किए गए हैं, जो लाभ हुए हैं, उन आदि का जो है वो विवरण संसद में दिया जाता है।
उसके बाद से जो है अगले वर्ष के लिए अनुदान मांग की जाती है या बजट की मांग जो है वो की जाती है। तो आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण से पहले आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो प्रस्तुत किया जाता है संसद में। आप लोग ये विकल्प के साथ जाइएगा। अगला दिया है लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। किस चीज की अनुमति प्रदान करता है भैया? सार्वजनिक ऋण लेने की, भारतीय रिजर्व बैंक से धन उधार लेने की, राज्यों को अनुदान प्रदान करने के लिए, या निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। लेखानुदान, तेजी से उत्तर करिएगा। चलें, देखिए लेखानुदान बड़ा ही महत्वपूर्ण है, सवाल आप लोगों से हर बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 116 को यदि आपने पढ़ा हो तो अनुच्छेद 116 में जो है वो विनियोग विधेयक की बात की गई है। विनियोग विधेयक, जिसे आप लोग जो है वो बजट के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, जब इस विनियोग विधेयक के पारित होने में या बजट के पारित होने में अभी समय हो और सरकार को जो है वो धन की आवश्यकता हो, तो ऐसी स्थिति में जो है बजट के पास होने में यदि विलंब है तो सरकार लेखानुदान के माध्यम से जो है वो किसी एक निश्चित अवधि के लिए, सामान्यतः 1 महीने के व्यय के लिए या 2 महीने के व्यय के लिए जो है इसमें मांग लेखानुदान के माध्यम से की जाती है, जो भारत की संचित निधि से जो है वो जारी किया जाता है। डी विकल्प आप सभी का सही हो जाएगा, जो लोग डी विकल्प की बात कर रहे होंगे। आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न दिया है कि सामान्य वित्तीय विधायन के चरण निम्नलिखित हैं। आपको दिया है बजट का प्रस्तुतिकरण, बजट पर चर्चा, विनियोग विधेयक को पारित करना, लेखानुदान, वित्त विधेयक को पारित करना। चलिए इसको क्रम से लगा दीजिए, आपको बस क्रम से लगा देना है इस प्रश्न को। अच्छा प्रश्न है। चलें, जी नहीं, फिर बजट जो लाया जाता है वो उसी के हिसाब से लाया जाता है, कोई कटौती नहीं होती है कि आपने जो है वो लेखानुदान ले लिया है तो आपकी कटौती हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है। चलिए भैया, आपको दिया है सामान्य वित्तीय विधायन के चरण। तो ध्यान रखिए, सबसे पहले जो है वो क्या होता है? बजट का प्रस्तुतिकरण होता है। बजट जो है वो प्रस्तुत किया जाता है, पहले में ही दिया है। बजट को प्रस्तुत करने के बाद से बजट की चर्चा होती है, दूसरा चरण इसका होता है। बजट में चर्चा करने के बाद से जो है वो आपका विनियोग विधेयक पारित करना होता है। विनियोग विधेयक पारित करने के बाद में सबसे अंत में जो है वो वित्त विधेयक को पारित करना पड़ता है। मैंने आपसे कहा था कि लेखा अनुदान जो है वह आवश्यक नहीं है कि यह आवश्यक रूप से इस बजट की प्रक्रिया में शामिल होगा। ध्यान रखिएगा, यह सिर्फ जो है वो किसी विशेष अवधि के लिए जो है वो धन की मांग का विधेयक है, तो यह बजट की प्रक्रिया में नहीं होता है। बजट की प्रक्रिया में बजट का प्रस्तुतिकरण, बजट पर चर्चा, विनियोग विधेयक और अंत में वित्त विधेयक को पारित करना होता है। इसको आप लोग क्रम से लगा लीजिए, 1, 2, 3 और 5 आपका सही होगा। जो लोग इसमें डी विकल्प के साथ गए होंगे उन सभी का उत्तर सही हो जाएगा। अधिकतम लोगों ने सी विकल्प का चुनाव किया है। अब ऐसा क्यों आप लोगों ने किया है कि जो है वो वित्त विधेयक को पारित नहीं करना पड़ेगा? भैया जो आपका लेखानुदान जो विनियोग विधेयक पारित होगा वह अंत में वित्त विधेयक के रूप में ही तो जाएगा। तो आप लोग इसमें डी विकल्प के साथ जाइए। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न दिया है, कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? सरकार की नीतियों पर नियंत्रण करना, सत्ताधारी दल की कार्यवाही को रोकना, बजट प्रस्ताव में बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना, सरकार के सभी वित्तीय लेन देन को निरस्त करना। चलें, और आज आप सभी के लिए जो है वो एक सरप्राइज भी है, क्योंकि अब मात्र 30 दिन का समय आप लोगों की एलटी ग्रेड की परीक्षा को लेके बचा है, तो कुछ महत्वपूर्ण चीजें मैं आप लोगों को चाहता हूं कि जो मैं अपनी तरफ से कर सकता हूं वो आप लोगों को करा दूं। तो इस क्रम में इसकी जो है वो शुरुआत आज से ही मैं करूंगा, लेकिन क्या कर रहा हूं वो आप लोगों को थोड़ी देर में पता चलेगा, अभी इसको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। चलिए, कटौती प्रस्ताव के लिए उत्तर करिए आप सभी लोग। चलें, सी विकल्प का सभी लोग चुनाव कर रहे हैं। बजट प्रस्ताव में खर्च की कमी का जो है यह प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया जाता है और इसमें कुछ सांकेतिक जो है वो कटौती की जाती है। आप लोगों का उत्तर सी विकल्प के लिए सही होगा। ठीक है, बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा, विपक्ष कहता है कि सरकार जो है वो अपव्यय कर रही है और इसके आधार पर जो है वो इन मांगों में कुछ कमी की जाए, इसको कटौती प्रस्ताव कहा जाता है। मांग में कटौती का प्रस्ताव, आप लोग ध्यान रखिएगा, यह आपके खर्चों में कटौती है। चलिए, भारत की संसद किसके किनके द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है? आपको दिया है स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल, अनुपूरक प्रश्न। दिए गए कूट के आधार पर अपना उत्तर चुनिएगा, केवल 1, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2, 3। चलें, तेजी से उत्तर करेंगे। स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल, अनुपूरक प्रश्न में से कौन सा आपको जो है वो मंत्रिपरिषद के कृत्यों पर नियंत्रण के लिए लाया जाता है? कौन कौन सा? अब आप लोग अंतिम समय में मुझे निराश न करिए। मैंने कम से कम आप लोगों को 7 से 8 बार पूरा संविधान कराया है, इसमें बहुत सारे लोग जो है वो नए हैं और उसके बाद भी आप लोग गलती कर रहे हैं। स्थगन प्रस्ताव को आप लोग कैसे छोड़ सकते हैं? सारे लोग भी विकल्प की बात कर रहे हैं। स्थगन प्रस्ताव भी मंत्रिपरिषद के कार्यों पर नियंत्रण के लिए लाया जाता है। प्रश्नकाल भी जो है वो मंत्रिपरिषद के कार्यों पर नियंत्रण के लिए होता है और अनुपूरक प्रश्न भी जो है वो मंत्रिपरिषद के कार्यों पर नियंत्रण करने के लिए पूछा जाता है। स्थगन प्रस्ताव किसी विशेष मुद्दे की या किसी तत्कालिक विशेष मुद्दे की चर्चा के लिए सदन की कार्यवाही को रोककर लाया जाता है। मंत्रिपरिषद यदि सदन की कार्यवाही को ऑपरेट कर रहा है, किसी विषय पे चर्चा कर रहा है, तो इसको रोका जाता है और कहा जाता है कि भैया इसको रोकिए, सरकार जो कार्य कर रही है वो ठीक है, इसको रोकिए, लेकिन आज के डेट में कोई एक नई समस्या हमारे सामने आ गई है, पहले उस पर चर्चा करना आवश्यक है। इसी को तो स्थगन प्रस्ताव कहा जाता है। तो आप लोग, और प्रश्नकाल में आप सभी को पता है कि मंत्रियों से, उनके कार्यों से संबंधित, उनके विभागों से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर देने के बाद भी यदि प्रश्न पूछने वाला संतुष्ट नहीं है तो वो अनुपूरक प्रश्न पूछ सकता है। तो ये सभी जो है वो मंत्रिपरिषद के कृत्यों पर नियंत्रण रखते हैं। डी विकल्प आप लोगों का सही हो जाएगा। आगे बढ़िए। अगला दिया है कि संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन का अर्थ है। क्या होता है भैया? आपको बताना है, विधेयक पर बहस को बंद कर देना, विधेयक पर बहस को जारी रखना, सदस्यों द्वारा सदन का बहिष्कार या सदन को स्थगित करना। गिलोटिन बताइए। जी, कोई तात्कालिक मुद्दा उठ गया हो उसको जो है वो उस पर चर्चा की जाती है। चलें भैया, गिलोटिन के लिए उत्तर करेंगे आप सभी लोग। चलें,
सभी लोग इसमें ए विकल्प डी विकल्प की बात कर रहे हैं। चलें, विधेयक पर जो है वो बहस को बंद कर देना कहलाता है गिलोटिन। ठीक है, जब चर्चा का समय समाप्त हो जाता है तो गिलोटिन जो है वो जारी करते हैं सदन के अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा अध्यक्ष दोनों ही अपने अपने सदन की जो है वो समय की समाप्ति पर गिलोटिन जारी किया जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा विधेयक को जो है वो विधेयक पर बहस को रोकने के लिए। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है चलिए दिया, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। पहला दिया है संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार नहीं है। दूसरा दिया है राज्यसभा एक वित्तीय बिल को रोक सकती है। तीसरा दिया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष तथा लोकतांत्रिक शब्द बढ़ाया गया। और चौथा दिया है संसद के दोनों सदनों में कोई विवाद लोकसभा अध्यक्ष की व्यवस्था द्वारा सुलझाया जा सकता है। आपको बताना है भैया इसमें से कौन कौन सा सही होगा। चलें, चलें भैया, बहुत बढ़िया। चलें, तो पहला दिया है संपत्ति का अधिकार अब जो है वो मूलभूत अधिकार नहीं है। तो आप सभी को पता है कि संपत्ति का अधिकार आपका मूलभूत अधिकार ना होके आपका विधिक अधिकार हो गया, और अब ये किस में चला गया, अनुच्छेद 300 क में। ठीक है, तो पहला तो बिल्कुल सही दिया है। दूसरा दिया है कि राज्यसभा एक वित्तीय विधेयक को रोक सकती है, बिल्कुल रोक सकती है, 14 दिन के लिए ही रोक के रख सकती है, लेकिन वित्तीय विधेयक को, अच्छा वित्तीय विधेयक दिया है तब तो रोक ही सकती है, माफ करिएगा, धन विधेयक नहीं है। चलिए, मूल अधिकार हो गया आपका और वित्तीय विधेयक हो गया। तो वित्तीय विधेयक को रोक के रखने का जो है वो पावर है, धन विधेयक को रोक के रखने का पावर नहीं है। अगला दिया है 42वें संविधान संशोधन में धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक शब्द जो है वो प्रारंभ से ही है, लोकतांत्रिक शब्द 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से नहीं जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 3 शब्द जोड़े गए थे, कमेंट करके बताइए वे 3 शब्द कौन कौन से हैं। कई बार बताया है मैंने, सारे लोग कमेंट करेंगे। और चौथा दिया है संसद के दोनों सदनों में कोई विवाद लोकसभा अध्यक्ष की व्यवस्था द्वारा सुलझाया जाता है। यह भी जो है वो ऐसा संविधान में कोई प्रस्ताव नहीं है, दोनों सदनों के मध्य यदि कोई विवाद होता है तो इसके लिए संयुक्त अधिवेशन का जो है वो प्रावधान अनुच्छेद 108 के तहत किया गया है। ठीक है, तो 1 और 2 आपका सही हो जाएगा, बाकी 3 और 4 आपके गलत हो जाएंगे। इसमें सिर्फ आपको ध्यान देना था कि इसमें वित्तीय बिल दिया है, बिल्कुल समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जो है वो आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आपको दिया है भारतीय संसद का सचिवालय संसदीय कार्य मंत्री के अधीन है, राष्ट्रपति के अधीन है, सरकार से स्वतंत्र है, सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है। चलें तेजी से उत्तर करेंगे। चले भैया, तो आपको जो है भारतीय संसद का सचिवालय पूछा गया है। तो सचिवालय जो है वो सरकार से स्वतंत्र एक संस्था है। आप सभी का उत्तर इसमें किसके लिए सही होना चाहिए, आपके सी विकल्प के लिए। पहली बार संसदीय सचिवालय जो है 1926 में, स्वतंत्रता से पूर्व 1926 में जो है इसका कॉन्सेप्ट ले आया गया था प्रभावी रूप से। ठीक है, उसके बाद भारतीय संविधान जब लागू हुआ तो अनुच्छेद 98 के द्वारा दोनों सदनों का, यानी लोकसभा का अपना सचिवालय और राज्यसभा का अपना सचिवालय, दोनों सदनों के लिए जो है वो सचिवालय की व्यवस्था की गई, जो सरकार के नियंत्रण से जो है वो स्वतंत्र होते हैं। तो आपका उत्तर इसमें सी विकल्प के लिए सही होगा। आप लोग सी विकल्प के साथ जाइए।
अगला दिया है कि भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया था। आपको 1/1/1997 दिया है, 15/8/1997 दिया है, 26/1/2002 दिया है और 13/5/2002 दिया है। स्वर्ण जयंती समारोह, तेजी से उत्तर करेंगे। ध्यान रखिए, स्वर्ण जयंती समारोह जो है वो 50 वर्ष पूरा होने के अवसर पे, 50 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पे जो है वो आयोजित किया गया था। चले, बहुत बढ़िया। तो जो लोग इस प्रश्न में जो है 13/5/2002 की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। आप सभी लोग इसमें 13/5/2002 के लिए जाइएगा। अगला प्रश्न, वह कौन राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष या स्पीकर चुना गया था? चलेंगे, तेजी से उत्तर करेंगे। मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल और CR दास, किसी एक को आपको चुनना है। चलें भाई, तेजी से उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए। तो ध्यान रखिए, वर्ष 1925 स्वतंत्रता से पूर्व केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक, या केंद्रीय विधानसभा जिसे कहा जाता था, इसके पहले भारतीय अध्यक्ष जो है वो विट्ठल भाई पटेल चुने गए थे, जो 1925 से 1930 तक इन्होंने जो है वो अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। तो आपका उत्तर जो है वो विट्ठल भाई पटेल के लिए सही होगा। आप लोग इसमें किसके साथ जाएंगे? बी विकल्प के साथ जाएंगे, उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको दिया है, भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? एडमिनिस्ट्रेशन पर नियंत्रण। चलिए, संसदीय समितियों के माध्यम से, विभिन्न मंत्रालयों की पारदर्शी समितियों के माध्यम से, प्रशासकों के आवधिक प्रतिवेदन भिजवाकर, प्रशासकों से आवधिक प्रतिवेदन भिजवाकर, कार्यपालिका को रीट जारी करने के लिए बाध्य कर। चलें, तेजी से उत्तर करेंगे। चलें, इतना सोचने वाला प्रश्न नहीं है। संसदीय समितियों के माध्यम से जो है एडमिनिस्ट्रेशन पे क्या किया जाता है? नियंत्रण किया जाता है। ठीक, आपका उत्तर इसमें ए विकल्प के लिए सही हो जाएगा। कोई रॉकेट साइंस वाला प्रश्न है नहीं। अगला प्रश्न आपको दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक व्यय संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है, आपको बताना है। आपको लोक लेखा समिति दिया है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक दिया है, प्राक्कलन समिति दी हुई है और सार्वजनिक उपक्रम समिति दी हुई है। संसदीय नियंत्रण का अंग इसमें से कौन सा नहीं है भैया? चलें, तेजी से उत्तर करिएगा। तो भैया, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के माध्यम से नियंत्रण नहीं किया जाता है, ध्यान रखिएगा। यह आपसे प्रश्न में सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण पूछा गया है। तो सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण करने के लिए लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति है। इनके कार्यों पर सुझाव देने के लिए, इनके कार्यों की जांच करने के लिए जो है वो यह एक पदाधिकारी नियुक्त किया गया है, लेकिन यह संसदीय नियंत्रण का कार्य नहीं करता है। संसद जो नियंत्रण करती है वो समितियों के माध्यम से प्रशासन पे करती है। अभी पिछले प्रश्नों में आपने देखा था। और भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक एक अधिकारी है या कोई समिति नहीं है। अधिकारी के माध्यम से जो है वो संसद नियंत्रण नहीं करती है, समितियों के माध्यम से करती है। कॉन्सेप्ट से कुछ प्रश्नों को करने का प्रयास करिए, आगे बढ़े। अगला प्रश्न आपको दिया है कि निम्न कथनों पर विचार करें। पहला दिया है, लोक लेखा तथा सार्वजनिक उपक्रमों की समितियों से राज्यसभा के सदस्य भी संबंधित होते हैं, जबकि प्राक्कलन समिति के लिए सदस्य केवल लोकसभा से ही लिए जाते हैं।
संसदीय कार्य मंत्रालय कुल मिलाकर संसदीय कार्यों की मंत्रिमंडलीय समितियों के निर्देशन में कार्य करती है। और अगला दिया है विभिन्न मंत्रालयों में भारत सरकार द्वारा गठित समितियों, परिषदों, मंडलों एवं आयोगों के सदस्यों को संसदीय कार्य मंत्री नामित करता है। कौन कौन सा सही है आप लोगों को बताना है भैया। पहले में दिया है कि लोक लेखा तथा सार्वजनिक उपक्रम की समितियों में राज्यसभा के सदस्य भी सम्मिलित होते हैं, जबकि प्राक्कलन समिति के लिए जो है वो केवल लोकसभा से ही सदस्य लिए जाते हैं। आप सभी को पता है कि प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 लोकसभा के होते हैं। बाकी लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम समितियों में जो है वो 2:1 के अनुपात में लोकसभा और राज्यसभा के जो है वो सदस्य रहते हैं। तो बिल्कुल सही दिया हुआ है। दूसरा दिया है संसदीय कार्य मंत्रालय कुल मिलाकर संसदीय कार्यों की मंत्रिमंडलीय समिति के निर्देशन में कार्य करती है। बिल्कुल सही दिया है भैया, कोई आपत्ति नहीं है इसमें। और तीसरा दिया है विभिन्न मंत्रालयों में भारत सरकार द्वारा गठित समितियों, परिषदों, मंडलों एवं आयोगों के सदस्यों को संसदीय कार्य मंत्री नामित करता है। बिल्कुल नामित करता है। तो आपका उत्तर जो है 1, 2, 3 सभी के लिए सही हो जाएगा। डी विकल्प आपका सही है। इनके सदस्यों की यदि परिषदों के सदस्यों की बात की जाए, मंडल जो समितियां होती हैं, आयोग जो बनाए जाते हैं, उनको जो है वो आपके किसके द्वारा, संसदीय कार्य मंत्री के द्वारा जो है वो नामित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति। लोक लेखा समिति के लिए उत्तर करिएगा। अब ये तो सबके लिए नोन समिति है। चलें, चलें तो लोकसभा अध्यक्ष जो है वो अपॉइंट करता है। आप सभी को पता है कि इसमें जो है वो आपके 15 और 7 सदस्य, 15 सदस्य जो है वो लोकसभा से और 7 सदस्य जो है वो राज्यसभा से इसमें चुन के आते हैं। ठीक, इनके अध्यक्ष की बात करेंगे तो अध्यक्ष को जो है वो लोकसभा का अध्यक्ष अपॉइंट करता है। किसको अपॉइंट करता है? तो सामान्यतः विपक्ष का जो नेता है उसको लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। तो आप लोग इस प्रश्न को किसके साथ जाएंगे? ए विकल्प के साथ जाएंगे। उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको दिया है कि राज्यसभा के सदस्यों को संबद्ध नहीं किया जा सकता पब्लिक अकाउंट कमेटी से, एस्टीमेट कमेटी से या सार्वजनिक उद्यमों की कमेटी से। किस कमेटी से जो है वो राज्यसभा के सदस्यों को नहीं जोड़ा जा सकता या इसका सदस्य नहीं बनाया जा सकता? चलें, किसी एक विकल्प को चुन लीजिए और तेजी से उत्तर करिएगा। अब इस प्रश्न में भी आप लोगों को सोचना पड़े। चलें भैया, सी और डी विकल्प के लिए उत्तर आ रहा है आप सभी का। पब्लिक अकाउंट कमेटी की बात करेंगे तो अभी मैंने आपसे बात किया कि लोक लेखा समिति में जो है वो 22 सदस्य होते हैं 15 और 7 के अनुपात में। एस्टीमेट कमेटी को हिंदी में किस नाम से जाना जाता है? इसे जो है आकलन समिति, आकलन या प्राकलन समिति के नाम से जाना जाता है। और थोड़ी ही देर पहले मैंने आपको बताया था कि इसमें लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, इसमें राज्यसभा का कोई सदस्य शामिल नहीं होता है। सार्वजनिक उद्यम कमेटी में जो है वो राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं। तो आपके किस में जो है वो पूछा है संबद्ध नहीं किया जा सकता, तो केवल एस्टीमेट कमेटी में राज्यसभा के सदस्यों को नहीं जोड़ा जा सकता।
तो केवल 2 आपका उत्तर सही हो जाएगा, सी विकल्प में दिया है। आगे बढ़िए, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं? आपको दिया है प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, लोक उपक्रम समिति, संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्तों संबंधी संयुक्त समिति। वित्तीय समिति पूछा हुआ है। चलें तेजी से उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए। चलें भैया, चलिए तो प्राक्कलन समिति मैंने आपको बताया 30 सदस्य, इसमें केवल लोकसभा के। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य 15 और 7 के अनुपात में, और लोक उपक्रम समिति में भी 22 सदस्य 15 और 7 के अनुपात में रहते हैं। और ये तीनों जो है ये वित्तीय समितियों के अंतर्गत इनको रखा जाता है। वेतन संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्तों संबंधी जो संयुक्त समिति है, इसे वित्तीय समिति की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। तो केवल आपका 1 2 यानी एबीसी किसी विकल्प में दिया है भैया, एबीसी आपके सी विकल्प में दिया है। आप सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा, रेलवे मंत्रालय द्वारा, संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा या परिवहन मंत्रालय द्वारा। रेलवे अंचलों के लिए आपसे पूछा है, ध्यान रखिएगा। तेजी से उत्तर करेंगे रेलवे अंचलों के लिए। अरे अभी एक प्रश्न में मैंने आप लोगों को बताया था कि इन समितियों के जो सदस्य होते हैं उनको संसदीय कार्य मंत्रालय के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। आप लोग इतना जल्दी जल्दी कैसे भूल सकते हैं? संसदीय कार्य मंत्रालय जो है वो रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों की एक परामर्शदात्री समिति बनाता है। और इसमें जिस रेलवे अंचल से, जैसे मान लीजिए कि हम बात करते हैं किसकी, उत्तर मध्य रेलवे यानी नॉर्थ ईस्ट रेलवे की यदि हम बात करें, एनी रेलवे की, तो इस जोन में जो सदस्य सांसद चुने गए हैं उनको नॉर्थ ईस्ट से, जो सेंट्रल जोन से सांसद उस क्षेत्र से चुने गए हैं उनको जो है वो सेंट्रल जोन से सांसदों को ही शामिल किया जाता है, लेकिन रेलवे अंचल के अंतर्गत आने वाले सांसदों से। तो आप सभी का उत्तर जो है वो संसदीय कार्य मंत्रालय होगा। आप सभी लोग इसमें सी विकल्प के साथ जाइएगा। राष्ट्रपति नहीं करता है। अगला प्रश्न, भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति इनकी समीक्षा करती है और सदन को सूचित करती है कि जो विनिमय, नियम, उपनियम, उपविधि आदि बनने की शक्तियां संविधान द्वारा प्रदत्त हैं या सदन द्वारा प्रायोजित हैं, उसका कार्यपालिका द्वारा इन प्रयोजनों की परिधि के भीतर उचित प्रयोग हो रहा है। थोड़ा प्रश्न लंबा है लेकिन आप लोग उत्तर करिए। फिर से पढ़ दे रहा हूं। भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समितियां इसकी समीक्षा करती हैं और सदन को सूचित करती हैं कि जो विनियम, नियम, उपनियम, उपविधि आदि बनाने की शक्तियां संविधान द्वारा प्रदत्त हैं या सदन द्वारा प्रायोजित हैं, इसका कार्यपालिका द्वारा उन प्रयोजनों की परिधि के भीतर उचित प्रयोग हो रहा है। चलिए भैया, तो जो अधीनस्थ विधान समिति होती है या अधीनस्थ विधायन संबंधी जो समिति होती है उसका कार्य है। बी विकल्प आपका जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न दिया है
कि यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्यता के आधार पर किसी व्यक्ति को किसी अस्पताल, औषधालय, शिक्षा संस्था में प्रवेश से इनकार करता है, तब वह सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? अस्पृश्यता के आधार पर, ध्यान रखिएगा। तेजी से उत्तर करेंगे आप सभी लोग इस प्रश्न के लिए। चलिए, तो जब आपसे सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम पूछा है, तो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम जो है वो अस्पृश्यता के आधार पर दंड देने का प्रावधान करता है। धारा 5 भारतीय संविधान में जो है अस्पृश्यता के अंत के लिए अनुच्छेद 17 का उल्लेख किया गया है। और सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा पूछेगा तो धारा 5 आप लोग ध्यान रखेंगे। चलें, कोई बात नहीं, थोड़े एक आध प्रश्न मैं भी आप लोगों को जानबूझ के जंप कराता हूं कि यदि कुछ ऐसा आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप लोगों को, चूंकि लोक सेवा आयोग के द्वारा पूछा गया प्रश्न है, तो लोक सेवा आयोग ही आपकी इस परीक्षा को कराएगा, तो इसके लिए उसको शामिल करना कई बार जरूरी हो जाता है। चलिए, आपसे दिया है कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है भैया? आपको हिंदू विवाह अधिनियम 1955 दिया है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 दिया है, 73वां संविधान संशोधन कहा गया है कि शहरी क्षेत्रों के स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण, और सती अधिनियम, सती निरोध अधिनियम आपको दिया हुआ है 1987। कौन सा इसमें से जो है वो सम्मिलित नहीं है, आपको बताना है। चलें, 23 उत्तर करिएगा। चलें, सी विकल्प सभी लोग। तो भैया शहरी क्षेत्रों के लिए कौन सा अमेंडमेंट? 74th यानी 74वां संशोधन हुआ था। और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, ग्राम पंचायतों के लिए 73वां संविधान संशोधन, तो सी विकल्प। बाकी हिंदू विवाह अधिनियम 1955 सही है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 सही है, और सती निरोध अधिनियम जो है आपका 1987 बिल्कुल सही है, कोई इसमें समस्या नहीं है। आगे बढ़िए, अगला दिया है घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, घरेलू हिंसा से जो है वो महिलाओं को संरक्षण देने के लिए अधिनियम कब लागू हुआ था भारत में? आपको 20 सितंबर 2005 दिया, 30 सितंबर 2006 दिया, 10 अक्टूबर 2006 या 26 अक्टूबर 2006, किसी एक को चुनना है घरेलू हिंसा के लिए। चलें, तो ध्यान रखिएगा, जब आपसे घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम पूछा जाए तो 26 अक्टूबर वर्ष 2006 को जो है इसे संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। 26 अक्टूबर 2006 को यह जो है वो पूर्ण रूप से भारत में लागू होता है। और यदि इसे पारित करने की तिथि पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, इस पर राष्ट्रपति की जो सहमति, किसी भी विधेयक को पारित तब माना जाता है जब उस पर राष्ट्रपति सहमति दे देता है। तो राष्ट्रपति ने जो है वो सितंबर 2005 में ही इस पे क्या कर दी थी, अपनी अनुमति दे दी थी, यानी हस्ताक्षर कर दिया था घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम पर। लेकिन पूरे भारत में इसे 26 अक्टूबर 2006 से जो है वो लागू किया गया। डी विकल्प आपका सही होगा। अगला दिया अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 प्रवृत्त हुआ था। 1 जुलाई 1989 को, 30 जनवरी 1990 को, 30 जुलाई 1989 को या 1 जनवरी 1990 को, किसी एक को चुन लीजिए और तेजी से उत्तर करिएगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम।
चलें तो ध्यान रखिएगा, 30 जनवरी 1990 को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम जो है वो प्रवृत्त हुआ था। आपका उत्तर बी विकल्प के लिए सही होगा, जो लोग इसमें बी विकल्प के साथ जाएंगे। और अब जो है मैंने आपसे कहा था कि आप सभी के लिए जो है वो सेशन में कुछ सरप्राइज रहेगा, तो उस सरप्राइज पे भी हम लोग आ जाते हैं। एक बार मैं चेक कर लूं। जी बिल्कुल ठीक है। अब चूंकि आपकी परीक्षा जो है वो मात्र 30 दिन बची हुई है, अब उस 30 दिन को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों को कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने या कुछ ऐसे विषयों पे मैं आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा जो आपसे सेशन के लास्ट में 10 से 15 मिनट या 20 मिनट है समय आप लोगों के पास, 15 से 20 मिनट का। यदि 15 से 20 मिनट का समय होगा तो प्रतिदिन मैं आपके साथ पुस्तकों पे चर्चा करूंगा। पुस्तकें, क्योंकि आपसे जो है वो राइटर्स की पुस्तकें बहुत पूछी जाती हैं। यदि आप टीजीटी पीजीटी का एग्जाम देंगे या आप एलटी ग्रेड का एग्जाम देंगे या आप जो है वो प्रवक्ता का एग्जाम दें या एलटी का एग्जाम दें, कोई भी एग्जाम देंगे तो आपसे राजनीतिक विचारकों की पुस्तकें पूछी जाती हैं। और आज से सेशन में थोड़ा सा मैं परिवर्तन भी कर रहा हूं, क्योंकि यदि आपको लाभ हो तो मुझे भी किसी तरीके से कुछ ना कुछ लाभ तो होना चाहिए। अब आज से जो भी सेशन मैं कराऊंगा, आज का सेशन छोड़ के कल से जो भी सेशन मैं आप लोगों को कराऊंगा वो सभी के सभी सेशन बस लाइव अवेलेबल रहेंगे आप सभी लोगों के लिए आपके 17 जनवरी तक, यानी 16 जनवरी तक। आप लोगों को अब आज के सेशन को छोड़ के कल से जो भी सेशन मिलेंगे और हर दिन आपसे किसी न किसी एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करूंगा, जहां से एक आध प्रश्न आने की संभावना हमेशा रहती है, वहां से मैं आप लोगों के लिए जो है वो चर्चा करूंगा। और ये सेशन आप लोगों का जैसे ही लाइव खत्म होगा कल से वैसे ही डिसअपीयर हो जाएगा, यूट्यूब पे नहीं रहेगा। चलिए आते हैं जॉन स्टुअर्ट मिल की हम लोग बात करते हैं, और जॉन स्टुअर्ट मिल की पुस्तकों की चर्चा मैं आप लोगों से करूंगा। कौन कौन सी पुस्तकें लिखी, इनका विषय क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है, इन सारी चीजों पे मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। तो आप सभी को पता है कि इनकी 6 महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो आप लोगों से बार बार पूछी जाती हैं, जिसमें अ सिस्टम ऑफ लॉजिक, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ऑन लिबर्टी, कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, यूटिलिटेरियनिज्म और द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन है। ये 6 इनकी अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। साथ में 7वीं इनकी ऑटोबायोग्राफी जो इन्होंने 1873 में लिखी थी। अब इसमें महत्वपूर्ण क्या क्या है, आप लोग इनकी सारी पुस्तकों को नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको क्रम में लगाने के लिए भी एलटी ग्रेड में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अ सिस्टम ऑफ लॉजिक जो है वो आपके 1843 में लिखी गई थी। अब ये कैसे याद होगा मैं वो भी आप लोगों को बताऊंगा। 1843 में जो है इन्होंने अ सिस्टम ऑफ लॉजिक नामक पुस्तक लिखी। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी नामक पुस्तक जो है इन्होंने 48 में लिखी थी। उसके बाद से ये लिखते हैं अपने 1800 जो है वो 59 में ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक, 61 में कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट और 63 में जो है यूटिलिटेरियनिज्म और 69 में इन्होंने जो है द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन लिखी थी। और सबसे अंत में इनकी ऑटोबायोग्राफी आती है जो 1873 में लिखी गई थी। अब देखिए इन पुस्तकों को याद रखने का तरीका क्या है। यदि आपने जॉन स्टुअर्ट मिल को थोड़ा भी पढ़ा है तो आपको 2-3 चीजें बहुत ही क्लियरली पता होंगी। जॉन स्टुअर्ट मिल का जो प्रारंभिक काल रहा है या जो शिक्षा का इनका काल रहा है, शिक्षा का काल, वह इनका 3 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की आयु तक इनके पिताजी ने इनको इतनी कठोर शिक्षा दी। मुख्य रूप से इनको कौन कौन सी शिक्षा दी गई भैया, इनको इनके पिताजी जेम्स मिल जो है वो क्या बनाना चाहते थे, एक विद्वान बनाना चाहते थे। उनकी इच्छा थी कि मेरा बेटा जो है वो एक महान विद्वान बने। साथ ही जेम्स मिल ने कहा था कि मैं जॉन स्टुअर्ट मिल को उपयोगितावाद और तर्क का जो है वो जीवित
मूर्ति बनाना चाहता हूं या जीवित प्रतिमा बनाना चाहता हूं जॉन स्टुअर्ट मिल को। यानी कहने का मतलब बस इतना है कि अत्यंत जो है वो महत्वाकांक्षी थे। तो प्रारंभ में इनको मुख्य रूप से दर्शन की शिक्षा, इनकी जो शिक्षा हुई है उसमें दर्शन, तर्क, अर्थशास्त्र, और इतिहास, इन विषयों में इनको जो है वो महारत दिलाने का प्रयास जो है वो जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा, जेम्स मिल के द्वारा किया गया। और उसका परिणाम ये हुआ कि 14 वर्ष की आयु में ही, मात्र 14 वर्ष की आयु में ये जो है इन विषयों में पारंगत हो जाते हैं और 16 वर्ष की आयु में एक जो है वो तार्किक विद्वान के रूप में अपनी ख्याति प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसी 16 वर्ष की आयु में ये जो है वो डिप्रेशन के भी शिकार हो जाते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि इनके डिप्रेशन का कारण इनके पिता के द्वारा दी गई कठोर शिक्षा है। उसके बाद से 1851 में इनका जन्म जो है वो 1806 ईस्वी में होता है, याद है, पढ़ा होगा आप सभी लोगों ने। 1806 ईस्वी में इनका जन्म होता है और 1851 ईस्वी में 45 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह होता है। ये कहानी क्यों बता रहा हूं? इसलिए बता रहा हूं कि सारी किताबें आपको एक बार में याद हो जाएं, या आपको यदि परीक्षा में विकल्प मिले तो आपको कंफ्यूजन ना हो। 1851 में इनका विवाह होता है, किससे? हैरियट टेलर से। और हैरियट टेलर से विवाह होने के बाद इनके विचार जो है वो पूर्ण रूप से 360 डिग्री जो है वो रोटेट हो जाते हैं, यानी बदल जाते हैं। उपयोगितावाद में जो इन्होंने संशोधन किया, आप सभी लोग कहते हैं या पढ़ते हैं कि उपयोगितावाद में इन्होंने आदर्शवादी संशोधन किया जॉन स्टुअर्ट मिल ने। वह आदर्शवादी संशोधन कब करते हैं? जब ये अवसाद में चले जाते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन में जाने के बाद इनको एक बात समझ में आती है, उपयोगितावाद में अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की बात की गई थी। डिप्रेशन में जाने के बाद इनको एक चीज समझ में आ गई कि सुख जो है केवल मात्रात्मक नहीं हो सकता है, सुख मात्रात्मक होने के साथ साथ गुणात्मक भी होना चाहिए। और इसीलिए इन्होंने अपने डिप्रेशन के दौरान ही जो है इस पे कार्य करना चालू किया। और ऐसा माना जाता है कि जब इन्होंने उपयोगितावाद में संशोधन कर दिया तो ये डिप्रेशन से बाहर भी चले आते हैं, क्योंकि इनको आत्मसंतुष्टि मिलती है। उस पर लंबी चर्चा मैं नहीं करूंगा। पुस्तकों पे मैं बात कर रहा था, तो इनके विवाह से पूर्व 1851 में इनका विवाह होता है, उसके पूर्व इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी। कौन कौन सी पुस्तक लिखी थी भैया? एक लिखी थी अ सिस्टम ऑफ लॉजिक, क्योंकि इनकी प्रारंभिक शिक्षा से ही इनको तर्क की शिक्षा दी जा रही थी। मैंने आपको बताया कि इनको अर्थशास्त्र और इतिहास की शिक्षा दी गई इनके पिताजी के द्वारा, जेम्स मिल के द्वारा। तो हैरियट टेलर से विवाह होने के पहले इनके दिमाग में बोझ किसका था? तर्क का, अर्थशास्त्र का, इतिहास का। तो पहली पुस्तक इनकी तर्कशास्त्र पर आधारित है और दूसरी पुस्तक जो है वो आपके पॉलिटिकल इकोनॉमी पर आधारित है, जिसे कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। और अब जो है वो 1851 में इनका जब हैरियट टेलर से विवाह होता है, तो मैं कह रहा हूं कि इनका जो है वो हृदय परिवर्तन हो जाता है, इनके विचारों में जो है वो परिवर्तन आ जाता है। उस परिवर्तन का कारण जो है ये स्वयं अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि मेरे विचारों में जो परिवर्तन या मेरे विचारों में जो सुधार आया वो हैरियट टेलर की वजह से आया। तो आप 1859 के बाद जो भी इनके विचार देखेंगे वो किसी न किसी कारण से हैं। आपको याद हो, सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी में काम किया,
ईस्ट इंडिया कंपनी में वर्ष 1961 तक, आई थिंक 1900 माफ करिएगा 1843 से लेकर और 61 तक ईस्ट इंडिया कंपनी में ये कार्य करते हैं। जी बिल्कुल। और जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी में इन्होंने कार्य किया, उसके बाद जो है एग्जामिनेशन कंट्रोलर के रूप में इन्होंने कार्य किया और अंततः इन्होंने जो है वो ब्रिटेन की संसद में भी ब्रिटेन की संसद के ये सदस्य भी बने थे। 3 सालों के लिए ब्रिटेन की संसद के सदस्य भी बनते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी में जब ये गए तो इनको प्रशासन का ज्ञान हुआ, प्रशासन का। और इसी समय ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्य करते समय ही 1858 तक, माफ करिएगा 1858 तक इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्य किया था। और इसी समय भारत में 1857 की क्रांति भी होती है, आप लोगों को ध्यान हो तो। भारत में 1857 की क्रांति जब होती है उस समय ईस्ट इंडिया का माफ करिएगा ये ब्रिटिश संसद में जो है वो सदस्य थे। तो पहले इनको जो है ईस्ट इंडिया कंपनी में प्रशासन की जिम्मेदारी मिली, ठीक, एग्जामिनेशन कंट्रोलर बने और बाद में जब ये संसद के सदस्य बनते हैं तो इनको जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से प्रशासन की जानकारी मिलती है, ठीक। उसके बाद जब ये संसद के सदस्य बनते हैं तो रिप्रेजेंटेशन, वीमेन राइट, मताधिकार आदि का जो इनका विचार है वो इनके संसद में रहते हुए इन्होंने अपना जो है वो ये सब विचार दिया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का ब्रिटेन के संसद में कार्यों का अनुभव जो था उससे प्रभावित आपको विचार जो है वो बाद के आपको देखने को मिलेंगे। अब आते हैं इनकी पुस्तकों पे। पहली पुस्तक इनकी जो है वो किस पर आधारित है? तर्क, वैज्ञानिक पद्धति और आगमनात्मक जो है वो तर्क की ये बात करते हैं। डिटेल में थोड़ी सी चर्चा मैं आप लोगों के साथ करूंगा, जिसके पास समय होगा वो रुकेगा, जिसके पास समय नहीं होगा वो जा सकता है। इस पुस्तक में इन्होंने बताया कि ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो ज्ञान प्राप्त करने का तरीका इन्होंने बताया कि ज्ञान जो है वो तर्क के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। कार्य कारण संबंध कैसे स्थापित किया जा सकता है? तो इन्होंने बताया कि भैया आपको वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करना पड़ेगा कार्य कारण को के संबंध को स्थापित करने के लिए। और उसके बाद सामाजिक विज्ञान में सबसे पहले डेविड स्टर्न और चार्ल्स मेरियम ने राजनीति विज्ञान में वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग की बात की थी व्यवहारवादी क्रांति के दौरान। और जॉन स्टुअर्ट मिल जो है अपने सिस्टम ऑफ लॉजिक में जो है वो सामाजिक विज्ञान में सभी सामाजिक विज्ञानों में जो है वो वैज्ञानिक विधि को लागू करने की वकालत करते हैं 1943 में। ये इनकी शिक्षा के दिनों का जो इनके ऊपर प्रभाव है उसके कारण ये विचार आपको इनकी पुस्तक में देखने को मिलेगा। क्लियर है? इनकी पहली पुस्तक। इनकी दूसरी पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, जो 1848 में प्रकाशित होती है। राजनीतिक अर्थशास्त्र, उत्पादन, वितरण, विनिमय, पूंजी, श्रम और संपत्ति से संबंधित विचार इसमें आपको देखने को मिलेंगे। जिन उदारवादी विचारों को रिकार्डो और एडम स्मिथ ने जो है वो निर्मित किया था उसको आगे बढ़ाने का कार्य प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में जो है जॉन स्टुअर्ट मिल ने किया। सामाजिक न्याय और राज्य की भूमिका पर विचार जो है इस पुस्तक में इन्होंने किया था। किसके आधार पर? आर्थिक नीतियों के आधार पर, ध्यान रखिएगा, आर्थिक आधार पे। और समाजवादी विचारों के प्रति इनकी जो है वो सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि थी, क्योंकि इसी समय यदि आप देखेंगे तो कार्ल मार्क्स महोदय जो है वो समाजवादी विचारों को लेके भी जो है वो संघर्ष कर रहे हैं। तो ये भी जो है वो स्वतंत्रता का पढ़ा हो आपने, तो जॉन स्टुअर्ट मिल भी जो है स्वतंत्रता, समानता का समर्थन करते हैं। और इसी को पाने के लिए कार्ल मार्क्स महोदय भी जो है वो
वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा लेके आते हैं। तो इन्होंने मार्क्सवाद की या वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा की आलोचना नहीं की, इसके साथ भी इन्होंने सहानुभूति रख ली, क्योंकि ये समानता और स्वतंत्रता के लिए जो है वो कार्ल मार्क्स का विचार था। इस पुस्तक के बाद से जॉन स्टुअर्ट मिल को एक अर्थशास्त्री के रूप में जो है वो उदार अर्थशास्त्री के रूप में भी जाना जाने लगा था। क्लियर है? तो ये इनकी जो है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के सब्जेक्ट है। आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में कि इसमें से कौन कौन सा विषय या कौन सा विषय किस पुस्तक में है, या पुस्तक का नाम आपसे पूछ लिया जाए या क्रम से लगाने के लिए पूछ लिया जाए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगली पुस्तक है इनकी ऑन लिबर्टी। मैंने आपको बताया था कि 1851 में इनका जो है वो विवाह हो गया है श्रीमती हैरियट टेलर से, और हैरियट टेलर से विवाह होने के बाद जो इनके साथ बचपन में हुआ, और हैरियट टेलर ने जब इनको दूसरी दुनिया जब दिखाई, उसके बाद इनका विचार परिवर्तित होगा और ये तर्क, अर्थशास्त्र और इतिहास आदि से, दर्शन आदि से बाहर निकल जाएंगे। दर्शन शास्त्र से, दर्शन शास्त्र बाहर का निकलने का मतलब यह था कि इनको प्रारंभ में जो है वो प्लेटो, अरस्तु, सुकरात जैसे विचारों को जो है वो का अध्ययन कराया गया था। अब हैरियट टेलर इनके जीवन में आती हैं और इनको वास्तविकता का दर्शन कराती हैं। हर व्यक्ति का विवाह होता है तो उसे जो है वो वास्तविक दुनिया का अनुभव होने लगता है विवाह के बाद, इनको भी हो गया। और विवाह के बाद से ये किसकी बात करने लगे? स्वतंत्रता की, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की, राज्य की सीमाओं की बात करने के, राज्य की सीमा की बात करने लगे। ऑन लिबर्टी में ये सारा विचार आपको देखने को मिलेगा। इन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो इनका विचार है, राज्य के द्वारा जो है, राज्य के ऊपर इन्होंने कुछ सीमाएं लगाई थी। आप सभी को पता है कि राज्य को कौन कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। स्व विषयक, पर विषयक कार्य आपने पढ़ा होगा जॉन स्टुअर्ट मिल का, वो इसी ऑन लिबर्टी में दिया गया है इनका। हानि का सिद्धांत इन्होंने जो है, हर्न प्रिंसिपल भी इसी पुस्तक में दिया था। ठीक, तो इनके ऑन लिबर्टी में आपको जो देखने को मिलेगा वह विचार और अभिव्यक्ति, व्यक्तिगत स्वतंत्रता में किस तरह की स्वतंत्रता की बात करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को विचार और अभिव्यक्ति की जो है वो स्वतंत्रता मिले। राज्य और समाज की सीमा क्या है, इन्होंने इसी पुस्तक में बताया था कि जो है वो प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने की जो है वो स्वतंत्रता होनी चाहिए। हालांकि इन्होंने इस विचार को आगे बढ़ाते हुए व्यक्ति के कार्य को दो भागों में बांट दिया और कहा कि स्व विषयक और पर विषयक कार्य दो तरह के होते हैं, और कहा कि राज्य को स्व विषयक कार्य में किसी भी तरीके का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य जो है अपने मस्तिष्क और अपने शरीर का स्वामी होता है। यदि वो अपने घर में बैठ के शराब पी रहा है, सिगरेट पी रहा है अपने कमरे में, और उससे किसी दूसरे को हानि नहीं पहुंच रही है, तो इसमें राज्य को किसी भी तरीके का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और पर विषयक कार्य के संदर्भ में इन्होंने कहा कि इसमें जो है वो राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। साथ ही इन्होंने बहुमत के अत्याचार का जो है वो विरोध किया। इनका एक स्टेटमेंट याद होगा कि यदि जो है वो 10 में से 9 व्यक्ति जो है वो सामान्य है और एक व्यक्ति सनकी है, तो या एक व्यक्ति जो है वो समाज के लिए अधिक हितकर हो सकता है। ये 9 व्यक्ति उतना हित नहीं कर सकते जितना एक व्यक्ति कर सकता है। इसलिए इसके लिए इन्होंने सुकरात का एग्जाम्पल दिया, ईसा मसीह का एग्जाम्पल दिया कि जब ये लोग जीवित थे तो लोग इनको पागल समझते थे, और इनके मरने के बाद इन्होंने दुनिया बदल दी। पढ़ा है ना, आप सभी लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो इसके संदर्भ में ये जो है ये कहते हैं कि बहुमत जो है वो हमेशा कंफ्यूज करने वाला होता है। इसलिए आप देखेंगे तो इनका जो मताधिकार का विचार है उसमें शिक्षित व्यक्ति को अधिक मत देने की बात करते हैं कि जिसके पास जितनी शिक्षा है उतना जो है उनको मत दिया जाए। और
जिस जॉन स्टुअर्ट मिल को अर्थशास्त्री के रूप में जाना जा रहा था, अब हैरियट टेलर से मिलने के बाद ये जो है एक उदारवादी विचारक हो जाते हैं। क्लियर है? कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। उसके बाद इनकी तीसरी पुस्तक आती है 1861 में, जिसका नाम है कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। जब ये ब्रिटिश संसद के सदस्य थे उस समय इन्होंने इस पुस्तक को लिखा। संसद में रहते हुए जिन चुनौतियों का इन्होंने सामना किया, जिन समस्याओं को इन्होंने देखा, उससे संबंधित यह पुस्तक है जो 1861 में लिखी गई। इसमें इन्होंने प्रतिनिधि शासन, लोकतंत्र और मतदान प्रणाली आदि के बारे में विचार किया। इन्होंने प्रतिनिधि शासन को जो है वो लोकतंत्र का सबसे श्रेष्ठ प्रणाली मानी है, क्योंकि जो इनका अनुभव रहा है, चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इन्होंने काम किया है, ईस्ट इंडिया कंपनी में भी काम किया है, और जिस समय ये ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्य कर रहे थे उस समय भारत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का उपनिवेश हुआ करता था। तो इनके पास ब्रिटेन जैसे एक छोटे से देश का और भारत जैसे बड़े देशों का भी इनके पास एग्जाम्पल है। तो ये कहते हैं भैया कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र की अपेक्षा प्रतिनिधि लोकतंत्र जो है वो ज्यादा अच्छा होता है। संख्या और आकार के आधार पे, ठीक। बहुल मतदान का ये समर्थन करते हैं, आनुपातिक प्रतिनिधित्व और योग्य व्यक्तियों की आवश्यकता पे ये बल देते हैं, जिसके कारण इनका बहुल मतदान का, योग्य व्यक्तियों की आवश्यकता क्या मतलब क्या है भैया? शिक्षित और योग्य होने चाहिए, तभी तो अच्छा कार्य कर सकेंगे। तो इन्होंने जो है इन सारे विषयों पे चर्चा की, किसमें? कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में। आगे बढ़ते हैं। अगली पुस्तक है इनकी यूटिलिटेरियनिज्म। इसी पुस्तक में इन्होंने जो है वो उपयोगितावाद के उपयोगितावाद में संशोधन किया और उपयोगितावाद को जो है वो नैतिक सिद्धांत बना दिया, या एक आदर्शवादी सिद्धांत के रूप में परिवर्तित कर दिया। सुख और नैतिकता की वकालत, न्याय और अधिकार की वकालत इस पुस्तक में आपको देखने को मिलेगी, ठीक। मुख्य रूप से हम बात करते हैं विस्तार से, तो बेंथम के उपयोगितावाद में ये संशोधन करते हैं और ये कहते हैं कि जो सुख होता है वो केवल मात्रात्मक नहीं होता है, इसे गुणात्मक भी होना चाहिए, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। इन्होंने सुख में जो है वो गुणात्मक भेद को स्वीकार किया, न्याय और अधिकारों को जो है उपयोगिता से इन्होंने जोड़ दिया था, कि जो न्याय है और जो अधिकार है। बेंथम ने भी हालांकि यही कार्य किया था। बेंथम ने क्या कहा था कि आपका अधिकार क्या है? अधिकार जो है वो कानून है, कानून से आपको अधिकार मिलेगा। और कानून क्या है? कानून वही है जो उपयोगी है। बेंथम को पढ़ा होगा ना। अब संक्षेप में बात कर रहा हूं, थोड़ा भी आपने पढ़ा हो तो आप सभी लोग इसको आसानी से कोरिलेट कर लेंगे। तो आपकी यूटिलिटेरियनिज्म जो है वो उपयोगितावाद में संशोधन पर आधारित पुस्तक है, जो 63 में लिखी गई थी। अगली इनकी जो पुस्तक है वो है आपकी द सब्जेक्शन ऑफ वीमेन। इसी पुस्तक पे सर्वाधिक विचार, या यूं कह लीजिए कि हैरियट टेलर के विचारों को जॉन स्टुअर्ट मिल ने द सब्जेक्शन ऑफ वीमेन में लिख दिया, जिसमें इन्होंने स्त्री स्वतंत्रता, लैंगिक समानता, सामाजिक और राजनीतिक अधिकार की जो है वो बात की है। इसी पुस्तक में जो है ये जो पारंपरिक रूप से चला आ रहा था, स्त्री को जो है वो कमतर समझा जा रहा था, उसके लिए इन्होंने मांग उठाई स्त्री को पुरुष के समान बनाने की, कि स्त्री और पुरुष जो है वो दोनों एक समान है। और इसी पुस्तक में इन्होंने स्त्री दासता को ऐतिहासिक अन्याय बताया, कि जो स्त्रियों के ऊपर नियंत्रण किया गया है वह एक ऐतिहासिक अन्याय है। साथ में महिला मताधिकार की मांग करते हैं इस पुस्तक में, कि महिलाओं को भी पुरुषों के अनुसार जो है मताधिकार मिलना चाहिए। हालांकि यह जो है वो मताधिकार शिक्षा के आधार पर, जिसकी जितने शिक्षा उसके पास उतने जो है वो मत आपको देखने को मिलेंगे। और इस पुस्तक के माध्यम से ये आधुनिक नारीवाद की आधारशिला रखते हैं।
तो आपसे यदि पूछा जाए तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े। अब आते हैं अंत में इनकी ऑटोबायोग्राफी पे। इनकी आत्मकथा है, इनका बौद्धिक विकास कैसे हुआ, अपने वैचारिक संघर्षों आदि की जो है वो जानकारी इन्होंने दी थी। मैंने आपको बताया था कि ये जो है वो शिक्षा के दौरान अपने प्रारंभिक समय में ही 16 वर्ष की आयु में मानसिक संकट से जो है वो ग्रस्त हो गए थे। मेंटल क्राइसिस जिसे कहा जाता है, या डिप्रेशन कह लीजिए समझने के लिए। अपने जीवन, शिक्षा और मानसिक संकट का वर्णन इसी पुस्तक में इन्होंने किया है। तो ध्यान रखिएगा, यदि आपसे कभी पूछ ले कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपने मानसिक संकट या जो है वो मेंटल क्राइसिस का उल्लेख किस पुस्तक में किया, तो अपनी ऑटोबायोग्राफी में 1773 में किया था। और इसी पुस्तक में इन्होंने हैरियट टेलर के, या अपनी ऑटोबायोग्राफी में जो है वो हैरियट टेलर की बहुत ही प्रशंसा करते हैं, और ये कहते हैं भैया कि हैरियट टेलर का जो है वो प्रभाव मेरे ऊपर पर्याप्त मात्रा में पड़ा है। और जो मैंने शुरू में आपको टाइमलाइन बताई कि इनकी 2 पुस्तकें जो हैं वो प्रारंभ की इनके पिताजी की शिक्षा की देन है, और उसके बाद की जो 5 पुस्तकें हैं वो हैरियट टेलर के विचारों से प्रभावित होने के बाद इस कहानी का भी जिक्र आपको जो है वो वहीं पे देखने को मिलेगा। अपने विचारों के विकास की प्रक्रिया, इनका विचार कैसे कैसे विकसित हुआ, कैसे जो है ये मानसिक अवसाद में गए, मानसिक अवसाद से निकलने का कारण क्या था, उपयोगितावाद में संशोधन, कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी में गए, ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या सीखा, एग्जामिनर कंट्रोलर बनने के बाद इन्होंने क्या सीखा, संसद में जाने के बाद इन्होंने क्या सीखा, जिन जिन चीजों को सीखा उस पर एक किताब लिख दी। तो ये जो है आपके जॉन स्टुअर्ट मिल की 7 किताबें हैं, आप लोग इनको ध्यान रखिएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को इसमें परीक्षा में आप लोगों को महत्वपूर्ण जो है वो सहायता इससे कुछ भी मिल जाए, एक आध नंबर। यदि मैं आपको 5 राइटर कराता हूं और 5 में से 1-2 सवाल भी आपको मिल गए तो वो मेरी तरफ से हो सकता है कि आपके काम आ जाए। हाँ, एक बार फिर से कहूंगा जाते जाते कि अब जो मैं आपको सेशन कराऊंगा, जो भी डिस्कशन मैं करूंगा आप लोगों के साथ, चाहे पुस्तकों पे करूं, किसी दिन पुस्तक पे करूंगा, किसी दिन सिद्धांत पे करूंगा, कोई महत्वपूर्ण सिद्धांत किसी महत्वपूर्ण वाद पे, प्रतिदिन जो है वो 15 मिनट अब सेशन में रिजर्व रखूंगा मैं इसके लिए। लेकिन अब सेशन आप लोगों को रिकॉर्डेड यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। आज का सेशन मिल जाएगा, कल से नहीं। जिसको देखना है आप लोग लाइव आके देखिए भैया। जाते जाते आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। कल जो है वो कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों और जो है वो किसी अन्य महत्वपूर्ण विचारक के साथ हम लोग जो है आपके साथ मैं जुड़ूंगा। साथ में आपको बता दूं कि अल्टी ग्रेड के लिए यदि आप तैयारी कर रहे हैं और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो लाइव स्टडी इलाहाबाद के प्लेटफॉर्म पे आप सभी के लिए जो है वो टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराया जा रहा है। 499 रुपए जो है इस टेस्ट सीरीज का मूल्य है। इसमें आपको फुल लेंथ 15 टेस्ट देखने को मिलेंगे। सुरेंद्र जी, कल से मैं 9 बजे शुरू करूंगा। मेरा प्रयास रहेगा कि कल से आप लोगों की क्लास को 9 बजे शुरू कर दूं, क्योंकि अब YouTube पे अवेलेबल नहीं रहेगी तो सारे लोग जो है वो 11 बजे तक नहीं जग सकते। तो 9 बजे तक जो है आप लोगों की क्लास मैं कल से शुरू कर दूंगा। फिलहाल के लिए आप लोग मुझे अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। विराट जी, आपके प्रश्न का उत्तर मैं कर दूंगा, आप चिंता मत करिए।